हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जैसा कि आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा कि आज हम यहाँ पर एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 साइंस के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं इन क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं। वहाँ अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगी भाई मुझे ज्योग्राफी में वो कैसे कवर करना है, उसको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट वहाँ पे आपका क्या है क्लियर किया है। ठीक है, डिटेल सारे ऑप्शंस को कवर किया है कि ये इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन। तो इफ़ आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो जाके क्लासेस देखिए। 5 क्लासेस हैं, 2 दिन में ना कवर हो जाएंगी, लेकिन जब हो जाएंगी ना लास्ट क्लास में आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मुझे इन पोर्शन से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे क्या है इन पोर्शन को क्या है कवर करना है, इन टॉपिक्स को डिटेल पर पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट हम। तो इस क्लास में क्या साइंस की पीवाईक्यूज तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना मैंने अब सोर्स नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब वो ढूंढना मतलब ढूंढेंगे तो हम इनको कहाँ देंगे, ये सारी चीज़ें ना जो हमारे पेड बैच में जो हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ों को क्या है कवर कर दिया जाएगा, जो कि आपको मिल जाएंगे 15 अगस्त तक। वो नोट आपको क्या है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पेड बैच में। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो हम क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक देखेंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? और हमको कैसे क्या करना है, क्योंकि अब 10 क्वेश्चंस आने हैं साइंस से, और साइंस थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। क्लियर? क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग होता है ना। तो इसमें क्या करना है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 ही तो टफ नहीं आएंगे हमारे क्वेश्चंस। तो इनमें से क्या है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि जिनको लगता है कि हाँ मैं ये इजी जो टॉपिक है उनको आप पहले लिख लो कि मैं इन टॉपिक्स को कवर कर लेता हूँ, और जो मैं यहाँ बताते चलूँगी कि यहाँ से टफ क्वेश्चन आए हैं तो आप साथ साथ उनको पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। तो इससे क्या होगा ना कि इजी के साथ साथ इजी तो आप कर लेंगे, टफ भी आपका क्या है टॉपिक्स जो है साइंस के वो भी क्या है कवर होते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज दैट ऑफ, कार्य की इकाई ब्लैंक के समान है। तो ये ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है ना ऊर्जा के समान है, किसके? एनर्जी के समान है। अब क्यों है? क्योंकि जो वर्क और एनर्जी होती है ना, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है, और वो क्या होती है? वो होती है जूल। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, क्योंकि ये फिजिक्स के आया है ये क्वेश्चन। क्लियर? और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से। अब किसी में कार्य करने की क्षमता किस में होगी, कैपेसिटी किस में होगी वर्क करने की? जिसके पास ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, है ना। तो क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसका और डिटेल देख ले। जैसे वर्क हमें पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में। मैं यहाँ पे आपको यूनिट भी बता दे रही हूँ, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, एन से शो करते हो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब विस्थापन, तो उसकी यूनिट होती है हमारी मीटर। तो वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू एम, न्यूटन इंटू मीटर मतलब, और जो कि इक्वल होता है जूल के। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे त्वरण, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। पावर मतलब शक्ति, इसकी यूनिट कितनी होती है? वॉट और जूल पर सेकेंड। ठीक है, वॉट इक्वल जूल पर सेकेंड। और जो मोमेंटम होता है संवेग, इसकी यूनिट होती है हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में देख लिया था, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे, इसका आंसर बस बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समान वृत्ताकार वलय मूल बिंदु पर केंद्रित एक्स वाई तल में स्थित है। जेड अक्ष वलय के तल के लंबवत के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। ये भी कहाँ से आया? फिजिक्स से आया है, और हमारे इनर्शिया वाले टॉपिक से आया है ना, जड़त्व आघूर्ण से। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा हमारा mr²। ठीक है, तो क्यों होगा? यहाँ पे m क्या है? मास है, और जो r है हमारा क्या है? रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। m द्रव्यमान है। क्लियर?
अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा उसके ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जब हमारे रिंग के एस्पेक्ट में हमसे पूछा जाएगा कि जड़त्व आघूर्ण कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो वो रहेगा mr²। और अगर सॉलिड, जैसे एक और आपको ऑप्शन दिख रहा है हाफ 1/2 mr², तो अगर हमको सॉलिड डिस्क के एस्पेक्ट में पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो होगा हाफ mr², 1/2 mr²। तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। जीरो क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि जो ज़ीरो है ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी, ये फैक्ट बस मैं आपको बताते चल रही हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे मान लो पूछ लेता कि एक समान वृत्ताकार वलय की जगह होता सॉलिड डिस्क, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता, 1/2 mr²। हो सकता है अब एग्जाम में यही पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसके एस्पेक्ट में आंसर 1/2 mr² होगा, तो वो होगा सॉलिड डिस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन आया है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम के नाम से। आपने सारे तीनों लॉ पढ़े होंगे न्यूटन्स के, ठीक है, हमने स्कूल में तो पढ़ा ही है ये। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिजिक्स से आया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लॉ मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं सारे लॉ का। आंसर तो क्या है, राइट आंसर जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि मान लो यदि किसी हमारे ऑब्जेक्ट पर कोई हम आउटर फोर्स क्या है नहीं लगा रहे हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी ना या तो अगर वो क्या है स्टेबल कंडीशन में है या मूवेबल कंडीशन में, मतलब मोशन में है, तो वो उसमें क्या रहेगा, उसी कंडीशन में रहता है जब तक अगर हम कोई आउटर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है, मतलब इसी को बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया का मीनिंग क्या है कि जब तक हम मतलब किसी वस्तु का अपनी प्रेजेंट स्टेट में रहना, यदि अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने का जो एट्रीब्यूट होता है वो इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है इसी को फॉलो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जो है ना, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, मतलब त्वरण के नियम से संबंधित है। और जो थर्ड लॉ है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन इक्वल रिएक्शन, तो ये थर्ड लॉ हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में समस्थानिक आइसोटोप्स नहीं होते हैं? अब सबसे पहले इसको समझ लो कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, है ना, तभी तो हम आंसर को देख पाएंगे। तो जो आइसोटोप है ना, मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है जिन परमाणुओं का वो सेम होता है, बट जो मास नंबर है ना, द्रव्यमान क्रमांक, तो वो क्या होता है, डिफरेंट, अलग होता है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप। क्लियर। ये डेफिनेशन मैंने बता दी कि पता होना चाहिए समस्थानिक होते क्या हैं। अब जो फ्लोरीन है ना, इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। क्यों है? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसके ना आइसोटोप्स नहीं होते, समस्थानिक नहीं होते हैं। इसका ना केवल एक नेचुरल कांस्टेंट समस्थानिक मतलब आइसोटोप होता है, किसका, फ्लोरीन का। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। 19F। अब जैसे हाइड्रोजन, तो इसके भी होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये सब आपने पढ़े होंगे। क्लोरीन का भी होता है, कार्बन के भी होते हैं आइसोटोप, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इनके आइसोटोप्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक उपग्रह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है क्योंकि। अब देखिए, इसके पहले ना एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ का क्या है, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तब उसकी जो ना जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो चेंज होती है। और साथ ही जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा, वो भी क्या है, बदल सकती है। स्पेशली ये भी याद रखना कि जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, क्लास होती है, वहाँ पर होती है। लेकिन जो इन दोनों का जो सम होता है, मतलब जो टोटल बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसकी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। इफ़ अगर उसमें कोई आउटर फोर्स नहीं लग रहा है जिससे कि ऊर्जा क्या है उसमें हास्य ना हो, तब उस कंडीशन में बता रहे हैं, तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू स्थिरांक, मतलब
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमरों का इलास्टोमीटर्स के रूप में वर्गीकरण किस मानदंड पर आधारित है? ठीक है, तो सबसे पहले ना हमको ये पता होना चाहिए जो इलास्टोमीटर होते क्या है, इलास्टोमर्स क्या होते हैं। तो ये ना ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें हम जितना स्ट्रेच करेंगे, मतलब जितना खींचेंगे, पर वो क्या होते हैं, वो काफ़ी फैल जाएंगे खींचने पे, और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो फिर अपने जो उनका जो मूल आकार होता है उसमें क्या हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं अपने रियल साइज में। तो इसी जो इस एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, मतलब लोच जिसको हिंदी में, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लूँ मैं, नेचुरल रबर हो गया है ना, ब्यूटाइल रबर होते हैं, नियोप्रीन हो गए। ठीक है, तो ये सब किसके, इलास्टोमर्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देयर एबिलिटी टू बी स्ट्रेस्ड एंड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि उनकी खींचने और मूल आकार में वापस आने की क्षमता, वो क्या है, इसका फीचर है या क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे, मानव महिलाओं में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रशासन से मासिक धर्म चक्र को स्थगित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो वो है ड्रग्स कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन युक्त दवाएं, उससे क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम डिले कर सकते हैं। अब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना एक फीमेल हार्मोन है। क्या है, फीमेल हार्मोन है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, ये जो गर्भाशय है, मतलब यूटेरस की जो इनर लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको क्या रखता है, बनाए रखता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा डिटेल इसलिए बता रहे, हो सकता है हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया हार्मोन, तो नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि। तो क्या बोला मैंने कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो फीमेल हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो कि जो गर्भाशय है, यूटेरस की ना इनर लेयर जो एंडोमेट्रियम है, उसको क्या रखता है, बनाए रखता है। इफ़ हम जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ड्रग लेते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, तो जो यूटेरस है उसकी लेयर क्या रहती है, वो बनी रहती है, और जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रग कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। और जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे फिर चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। अब LH कंटेनिंग ड्रग क्या होती है, तो इनका ना ये किससे रिलेटेड है, तो ये ना ओव्यूलेशन से, ठीक है, उससे रिलेटेड ड्रग्स हैं। जैसे एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग, तो ये क्या है, जस्ट प्रोजेस्टेरॉन के जो कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है उनके अपोजिट वर्क करती हैं ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में रखी कोशिकाओं का ऑस्मोटिक एक्सपांशन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक एक्सपांशन या ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब परासरण, वो पता चलेगा तो उससे हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो जो ऑस्मोसिस होता है ये ना ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो कम कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर क्या होता है, आपने ये एक मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्योंकि से अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके माध्यम से क्या जाता है। क्या बताया मैंने कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर एक झिल्ली है जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू क्या है वो जाता है वाटर। क्लियर। अब जब जो प्लांट हैं उनकी सेल को हम पानी में रखा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जल एंटर कर जाता है, मतलब वाटर प्रवेश कर जाता है। तो जो ये वाटर है ना मेनली वॉक्यूलस, जिसको रिक्तिका बोलते हैं, उसमें स्टोर होता है। कहाँ स्टोर हो रहा है, वैक्यूलस में, मतलब रिक्तिका में स्टोर हो रहा है ये वाटर। इतनी बात क्लियर, कहाँ स्टोर हुआ। अब जो हमारी रिक्तिका है, मतलब जो वैक्यूलस है, वो क्या होती है, उसके फूलने से ना क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है।
ठीक है, क्या हुआ, दाब उत्पन्न हुआ, क्योंकि फैलेगी तो क्या होगा, फूलेगी वो, तो दाब बढ़ेगा वहाँ पे, तो वो जनरेट हुआ प्रेशर, जो क्या करता है, शेल जो है उसके ज़्यादा एक्सपांशन को क्या है, कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर किसने कंट्रोल किया, तो हो रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वैक्यूलस, मतलब रिक्तिकाएं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो सेल का जो ऑस्मोटिक जो एक्सपांशन है वो वैक्यूलस द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर रिक्तिकाएं होगा, और क्यों होगा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लोरोप्लास्ट बहुत इजी है, ये भी क्या है, जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होता है वो करता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, तो ये क्या है, ये ना सेल की जो एक्टिविटी को क्या है, कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस, नाभिक। फिर है हमारा एक और ऑप्शन गोल्गी बॉडी, ठीक है, निकाय, गोल्गी निकाय, तो ये ना जो सब्सटेंस के ना पैकेजिंग और उसका जो स्त्राव है वो करता है, कौन, गोल्गी बॉडी। क्लियर, तो यहाँ मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए विद आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में दो आधार युग्म के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन डीएनए, ठीक है। अब देखिए, बायो से डीएनए आरएनए यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इन टॉपिक को भी क्या है, अच्छे से कवर करना है। मैं बीच बीच में इसलिए आपको टॉपिक बताते जा रही हूँ कि आप लिखते चलिए, और मैं बताना भूल जा रही तो आप उस क्वेश्चन से एनालाइज कर लीजिए कि ये इस से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो आप लिखते चलिए। क्लियर, अब डीएनए, तो हम ना इसके बारे में ना कुछ पढ़ लेते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, वहाँ से फिर आपको मैं आंसर बताऊंगी। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी हम नॉर्मल ही इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि अगर दो लगातार बेस पेयर के बीच की दूरी, डीएनए में बात कर रहे हैं, तो वो होती है 0.34 mm, ये याद रखना, कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर वो होती है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो मैंने बता दिया। अब जो डीएनए है ना, उसका एक पूर्ण चक्र मतलब 1 टर्न के लिए जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। मैंने 1 टर्न की टोटल लेंथ बताई, डीएनए में कितनी होती, 3.4 nm हुई। और जो एक 1 टर्न होता है डीएनए में, उसमें जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। अब यहाँ पे लेंथ बता दी और बेस पेयर बता दिए, एक पूरा 1 टर्न लगाने में, एक पूर्ण चक्कर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3.4 में डिवाइड कर देंगे हम 10 का, कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमको, 0.34 नैनोमीटर। तो ऐसे ही निकलेगा यहाँ पे आंसर हमारा कि डीएनए में दो आधार युग्म के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 0.34 nm होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आया ये यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र के सदृश होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आया है कहाँ से, फिजिक्स से आया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डायपोल, द्विध्रुवीय। क्लियर, अब देख लेते हैं परिनालिका होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, उसी में चल रहा है काम। तो होती क्या है ना, ये ना एक तार मतलब वायर की ना कुंडली होती है परिनालिका, जिसमें जो करंट है ना, जैसे ही हम फ्लो होगा जिसमें, उसमें करंट जो धारा प्रवाहित करने पर ना, इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनता है, किसमें, सोलेनॉइड, जो हमारी परिनालिका है उसमें। अब सोलेनॉइड के जो अंदर जो मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अब इसकी जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो ना यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक समान होता है। क्लियर, और जो सोलेनॉइड की जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि लाइंस के फॉर्म में होता है, जो बार मैग्नेट जैसा, मतलब दंड चुंबक उसके जैसा होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, अब जो वार मैग्नेट है हमें कैसा होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल होता है जो वार मैग्नेट होता है, इसलिए जो बाहर का क्षेत्र है ना, वो रेखाएं वो कैसा, डायपोल फील्ड के समान होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, द्विध्रुवीय क्षेत्र के सदृश होती हैं,
मतलब डायपोल होती हैं। क्यों होती हैं ये भी बता दिया। इनकेस यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो हम वहाँ पे आंसर बोलते कि वहाँ पे होता है यूनिफॉर्म फील्ड होगी। तो वहाँ पे आंसर होता जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, यूनिफॉर्म, एक समान, तो वो अंदर वाले के लिए। तो आप ट्रिक बना, मतलब एक शॉर्ट नोट बना लो कि इनसाइड सोलेनोइड तो यूनिफॉर्म फील्ड, और आउटसाइड सोलेनोइड मतलब बाहर, परिनालिका के बाहर, तो वहाँ पे आपको डायपोल फील्ड मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से आपके दोनों वो भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकों में होता है कंडक्टर हैव, ठीक है, तो कंडक्टर होते क्या हैं, पढ़ा है हमने, ये बहुत मतलब चालक लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स, मतलब अतिव्यापी चालन एवं संयोजकता बैंड। ठीक है, अब हम ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, मतलब ठोस पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ना, दो मेन बैंड में होती है। पहला कौन सा, बैलेंस बैंड। ये सब आपने केमिस्ट्री, ये कहाँ से आए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, एक होता है बैंड बैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्लियर, मतलब चालन बैंड। अब जो बैलेंस बैंड है ना, यहाँ जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड है, जहाँ पहुंचकर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे समझ में आया, मतलब यहाँ पे पहुंचकर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो करते हैं। दोनों बैंड समझ में आ गए। अब देखते हैं हम लोग कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो अब जो चालक है ना, उसमें जो इसलिए मैंने आपको पहले बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है वो बताया। अब हम उसको चालक में मतलब कंडक्टर में पढ़ेंगे। तो जो कंडक्टर में बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, अतिव्यापी होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ना वो इजीली चालन बैंड में क्या है, पहुंच जाते हैं। बैलेंस से बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप होते हैं। और यही रीज़न है कि जो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से क्या होती है, बहती है, प्रवाहित होती है। मतलब चालक में जो विद्युत धारा है आसानी से प्रवाहित होती है, ये एक रीज़न है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। अब यहाँ पे देखें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एम्प्टी कंडक्शन बैंड। अब मान लो अगर एम्प्टी रहेगा तो यहाँ पे क्या, धारा ही नहीं बहेगी, मतलब करंट ही फ्लो नहीं होगा चालन कंडक्शन बैंड में। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस और प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये है। अब ना इसके लिए थोड़ी सी, ये कहाँ से, फिजिक्स से आया है क्वेश्चन, तो ये भी याद रखना है कि लेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में हमको लेंस वाला पोर्शन भी करना है, लेंस वाले टॉपिक को कवर करना है। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव, ये सारे टॉपिक इसके क्या है, कवर करना है। और इसकी इमेज वाले से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी देखना है। तो जैसे अब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो ये कैसी इमेज बना सकता है, जो हमने पढ़ा है क्लास में अपनी स्कूल में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब डिफरेंट जो अलग अलग स्थितियाँ होती है उसमें ना, रियल हो गया, ठीक है, आभासी, स्मॉल, लार्ज, जो है ना इमेज क्या है वो बना सकता है। क्लियर? अब ये वाली इमेज की कंडीशन कब बनेगी, जब जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो वस्तु है, वो F और 2F के बीच रखी जाती है। F और 2F के क्या है, बीच रखी। ये कॉन्सेप्ट हैं, आप फिजिक्स में जाइएगा ये आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें, कि F क्या है, 2F क्या है, उसमें समझ में आ जाए। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो बता रही हूँ। ठीक है, के बीच रखी रहती है ना, तो क्या बनता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस बनता है, उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, तो मतलब तो उस कंडीशन में उत्तल लेंस कहाँ होगा, क्या बनेगा, तो जो इमेज है वो 2F के बाहर बनती है, और जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी।
और जो है ना वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, वो बड़ी भी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेंस होगा वो होगा कॉन्वेक्स, और जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर, ये रीज़न है क्योंकि वहाँ हम रख रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी है, न्यूमेरिकल भी इतना टफ नहीं है, इजी है। बस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद है ना आपको, तो आप कर लेंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को भी देखिएगा, ठीक है। अगर आपकी अच्छी कमांड है न्यूमेरिकल में, आपने सॉल्व किए हैं पहले, तो आप इनको भी, इस वाले सेक्शन को भी कवर करिएगा। एक लेंस की क्षमता +5D है, इसकी फोकस दूरी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछा है फोकल लेंथ। क्लियर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P = 1/f। जो P होती है वो क्या होता है यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस, मतलब डायोप्टर। और जो F है वो क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ तो हमको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या, हमको F फाइंड करने बोला, तो फॉर्मूला हमारा अब हो जाएगा F = 1/P, और P तो हमको गिवन है, +5D दिया है, तो मैं वैल्यू पुट करूँगी, F = 1/F। हम इसका डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आंसर 0.2 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी अगर इसकी वो भी पूछ लेता कि नेचर भी बताओ आप लेंस का, तो यहाँ पे क्योंकि जो हमको वो दी है पावर, वो किस में है, पॉजिटिव है, तो इसलिए कौन सा लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर साथ ही ये क्वेश्चन होता ना कि फोकल लेंथ के साथ लेंस का नेचर भी बताओ, जैसे ऊपर क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना कि अगर पॉजिटिव पावर दी गई है तो वहाँ पे जो लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण धातुओं के विपरीत गैर संक्रमण तत्व आमतौर पर कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिमिट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सीमित करता है। अब ये ना आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन को कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेटल्स वाले से भी, ठीक है। तो इस सेक्शन को भी आपको करना है, यहाँ पे मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट देखना है आपको, ट्रांजिशन मेटल्स देखनी है, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क आपको दे के जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, कंडोम्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट STDs, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर, ओरल पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, हाँ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो ओव्यूलेशंस को प्रिवेंट करती हैं, ये भी हमारा सही। हमको रॉन्ग देखना है, ये जो इनकरेक्ट करेक्ट वाले होते हैं ना उसको 2 बार पढ़ लिया करना क्वेश्चन की वो करेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट बोल रहा है, क्योंकि हम जल्दबाजी में देखते नहीं, बस को पता नहीं माइंड कहाँ रहता है, इसलिए 2 बार पढ़ लो ये गलत सही वाले क्वेश्चन को। तो ये वाला भी सही है हमारा, ठीक है। ट्यूबैक्टोमी इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, सही है ये वाला ऑप्शन भी। फिर बचा क्या, कॉपर टी इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो कॉपर टी है वो शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट होता कॉपर टी डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी तो राइट होता। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो कॉपर टी है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, शुक्राणु गतिशीलता को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि RNA में ना 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। देखिए RNA DNA यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमको इधर से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी और आएंगे, तो इन वाले टॉपिक को हमको पढ़ के ही जाना है। क्लियर, बायो से है ये क्वेश्चन। तो 4 कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं RNA में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये होते हैं। क्लियर, अब मैं आपको DNA की बता देती हूँ, एक डिफरेंस बस है इसमें, एक चेंज होता है, बाकी सब सेम होते हैं। अब जो DNA होता है ना उसमें होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो जो RNA है ना उसमें थाइमिन नहीं होता, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि RNA में थाइमिन नाइट्रोजन बेस नहीं होता। और यहीं पे अगर DNA में पूछ लेते कि कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, तो हम यहाँ पे राइट आंसर बोलते यूरेसिल।
क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लिख लीजिएगा, नोट बना कर लीजिएगा। पैरा स्थिति में 2 क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग का IUPAC नेम क्या है? ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा क्या बहुत है ना, क्योंकि केमिस्ट्री से है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बेंजीन रिंग पर क्या है, 2 क्लोरीन लगे हैं, बोला है क्वेश्चन में। कितने? 2 क्लोरीन जो है एटम पैरा पोजीशन में लगे हैं। कौन सी? परमाणु पोजीशन में लगे हैं, पैरा पोजीशन में। ठीक है, अब हमको पता है कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H6, पढ़ा है हमने, यही होता है ना, तो ये भी याद रखना है। अब जब बेंजीन के 2 हाइड्रोजन एटम को हम क्या है, क्लोरीन के एटम से रिप्लेस करते हैं ना, क्योंकि 2 लगे हैं और रिप्लेस 2 करेंगे, तो उसको बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोबेंजीन। अब ना बेंजीन में पोजीशन भी बताने के लिए ना कुछ टर्मोलॉजी होती है, जैसे कि ऑर्थो, ये 1-2 पोजीशन बताएगा बेंजीन की, मेटा 1-3, और जो पैरा है, जो कि यहाँ बात चल रही है, वो बताएगा 1-4। इनकेस यहाँ पे कौन सी कंडीशन बोलता है, ऑर्थो कंडीशन, तो वहाँ पे कंडीशन चलती 1-2। मेटा कंडीशन बोलता है तो वहाँ कंडीशन चलती 1-3, और पैरा बोल रहा है इसलिए कंडीशन क्या चल रही है, 1-4 चल रही है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ जो क्लोरीन एटम है वो पैरा पोजीशन में है, यानी किस पॉइंट में रहेंगे, 1-4 पोजीशन में होंगे, इसलिए जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा हमारा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन पहले ही बताया क्यों होगा, तो और पोजीशन बता दी, पैरा में बोल रहा है इसलिए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब डाइक्लोरोबेंजीन भी बोला जा सकता है इसका नाम। ठीक है, तो याद रखना है IUPAC नेम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में निम्नलिखित में से किस संरचना में गुणसूत्र का अगुणित समूह होता है? मतलब अगुणित समूह होता है। हैप्लॉइड सेट के बारे में पूछ रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता हो जी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में, तो पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? अब जो ये ना जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो मैक्सिमम कोशिकाओं में ना कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं आपको? डाइप्लॉइड, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो स्पर्म मतलब शुक्राणु और जो ओवम अंडाणु प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, जिनको गैमेटीज बोलते हैं, इनमें ना क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं ना वो हाफ होते हैं। कितने होते हैं? आधे होते हैं। आधे होते हैं किसमें? स्पर्म एंड ओवम प्रजनन कोशिकाओं, गैमेटीज में। मतलब शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम, ओवम 23 क्रोमोसोम। क्लियर? और इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अगुणित, हैप्लॉइड गैमेटीज या सेट बोला कहते हैं। क्लियर है किसको बोलते हैं? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्पर्म एंड ओवम, शुक्राणु और अंडाणु दोनों में जो है अगुणित समूह होता है गुणसूत्र का। क्लियर? ये है। अब एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? निषेचन की प्रोसेस। ये क्वेश्चन आए भी हैं। तो जब जो शुक्राणु हैं और अंडाणु हैं, मतलब स्पर्म एंड जो ओवम है, वो आपस में मिलते हैं, तो जो क्या होती, निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। 23, 46। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी। इससे क्या होता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, जिसको जायगोट बोलते हैं, जो कि डाइप्लॉइड होता है। ये याद रखना है कि जो जायगोट है वो कैसा होता है? डाइप्लॉइड, द्विगुणित होता है। ये भी याद रखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट होते हैं साइंस के। अब आगे के साइंस के जितने भी PYQs हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी डिटेल्ड करा रही हूँ, ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ आप क्लास देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। क्लियर? तो प्लीज़, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्लियर? सो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।